प्राइवेट सेक्टर के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया था निजी क्षेत्र के बारे में कि निजी क्षेत्र में जो ओनरशिप होती है या कंट्रोल या मैनेजमेंट होती है वो निजी लोगों के हाथ में होता है। ठीक इसके उल्टा पब्लिक सेक्टर में जो स्वामित्व होता है, ये जो पूंजी लगाई जाती है या जो उस व्यवसाय का संचालन है, उसका प्रबंध है या उसका नियंत्रण है, वो पूरी तरह से सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन दोनों के द्वारा उस तरह के व्यवसाय को चलाया जाता है। उस तरह से जितने भी व्यवसाय आते हैं उस क्षेत्र में, उसको पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है। 19वीं सेंचुरी में हालांकि प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बोलबाला था, लेकिन 20वीं सेंचुरी में क्योंकि कुछ कमियां थी प्राइवेट सेक्टर की, जैसे कि कर्मचारियों का शोषण करते थे, एक अधिकार की संभावना हो जाती थी या कंपटीशन, इन सभी कमियों की वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर में, और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी जो रिटर्न है वो लंबे समय के बाद आने की संभावना रहती है, उनमें ज़्यादा पैसा लगने की संभावना होती है। तो इस तरह के व्यवसायों को फिर प्राइवेट सेक्टर में लेके पब्लिक सेक्टर में शुरू किया जाता है, सरकार के द्वारा उनको चलाया जाता है। ठीक है, और जितने पब्लिक सेक्टर के बारे में, जैसे कि इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय स्टेट का मतलब राजकीय, जो सरकार के द्वारा जिसका संचालन किया जाता है, तो उसमें सारे के सारे जो सरकार के हाथ में, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्रीय सरकार है, उसको राजकीय उपक्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और जितने भी उपक्रम है उनके नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग लिखा जाता है। जो भी शब्द है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के नाम से इसको नीचे लिखा जाता है। जो भी नाम होता है उस व्यवसाय का या उस उपक्रम का, उसके नीचे ये शब्द लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी बैंक, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, ठीक है, जैसे यूको बैंक, तो उसके नीचे लिखा होगा, या कोई भी नेशनलाइज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो सारे के सारे बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर में आते हैं। ठीक है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल के नाम से सुना होगा आपने। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारी कंपनी यहाँ पे किताब में उनके शेयर दिए कि सरकार का कितना शेयर है उसमें। ठीक है ना, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के नाम, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से ONGC जिसको कहते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से नाल्को है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी है, नाल्को के नाम से जाना जाता है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड के नाम से, ये सारी की सारी जितनी भी कंपनीज हैं ये पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती हैं। अर्थात इनमें 50% से ज़्यादा जो पैसा होता है वो सरकार का हिस्सा लगा होता है, इसलिए इसको पब्लिक अंडरटेकिंग, स्टेट अंडरटेकिंग के नाम से जाना जाता है, पब्लिक सेक्टर के नाम से जाना जाता है, कई प्रकार के नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग, नेशनल पब्लिक कंपनी के नाम से, पब्लिक एंटरप्राइजेस के नाम से जाना जा सकता है इनको, और इनके उदाहरण दिया। अब आती है बात इनकी विशेषता है, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली बात है स्टेट ओनरशिप। मैंने बताया कि इसमें जो स्वामित्व होता है, इसमें जो पूंजी लगी होती है वो ज़्यादातर पूंजी सरकार की लगी होती है, चाहे केंद्रीय सरकार है चाहे राज्य सरकार है, इसलिए इसको स्टेट ओनरशिप इसकी पहली विशेषता है कि इसमें राजकीय जो है वो स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। नंबर 2, गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, इसको चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको चलाते हैं या उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं। ठीक है ना, नियंत्रण करने का मतलब है जो भी व्यवसाय है उसका जो संचालन होता है, जो सरकारी राजकीय विभाग, ठीक है ना, या सरकारी विभाग के रूप में भी, जैसे रेलवे विभाग है, डाक तार विभाग है, ठीक है ना, या किसी बोर्ड के द्वारा हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड है, भाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड है, इस तरह के उपक्रमों के नाम से वो उनके द्वारा उनका बोर्ड नियंत्रण करता है उसको, या जैसे कि मैंने बताया कोई विभाग जो है उसका नियंत्रण करता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट मैनेजमेंट या कंट्रोल और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस तरह के व्यवसाय का संचालन या नियंत्रण करते हैं। उस बोर्ड के मुखिया होंगे, कहने का मतलब बोर्ड या जो भी विभाग होगा। आगे फाइनेंशियल फ्रीडम, इस प्रकार के व्यवसाय में क्योंकि सरकार ओनरशिप रखती है तो सरकार के द्वारा पैसा लगाया जाता है, तो इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, अर्थात पैसे की कमी इसमें नहीं रहती है। सरकार के द्वारा पूरी तरह से वित्त की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो सरकारी उपक्रम में शेयर कंपनी के द्वारा शेयर जारी की जाए, डिबेंचर जारी किए जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो वित्तीय स्वतंत्रता है उसमें पूरी तरह से रहती है, अर्थात वित्त की कमी उसमें नहीं रहती। आगे सेवा उद्देश्य, सर्विस मोटिव, तो इस प्रकार के व्यवसाय के मुख्य उद्देश्य लाभ माना नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया निजी क्षेत्र में इनका उद्देश्य
लाभ कमाना तो है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं कमाया जाता है, लेकिन उचित लाभ कमाया जाता है, अर्थात सामाजिक जो दायित्व है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए लाभ कमाया जाता है, अर्थात सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, लोगों को अधिक से अधिक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इसका उद्देश्य रहता है, ठीक है। इसके बाद है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति जवाबदेही, क्योंकि इसको सरकार चलाती है और सरकार में जो लोग होते हैं वो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, ठीक है। तो जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग के रूप में पब्लिक सेक्टर में जो भी व्यवसाय चलाया जाता है उसके लिए रेजुलेशन पास किया जाता है संसद में या विधानसभा में, और संसद और विधानसभा में जो पब्लिक के चुने हुए व्यक्ति होते हैं वो उसका हिसाब किताब ले सकते हैं। इसलिए पब्लिक के प्रति या उन प्रतिनिधियों के प्रति जो है इस प्रकार के जो अंडरटेकिंग्स होती हैं, उपक्रम होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जवाबदेही रहती है, उनका हिसाब किताब कभी पूछा जा सकता है। बाकी ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट, मैंने बताया था कि व्यवसाय का संचालन जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और नौकरशाह लोग इसको चलाते हैं, इसलिए जो डिसीजन होते हैं कई स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, डिसीजन लेने में देरी हो सकती है, क्योंकि नौकरशाही के द्वारा इस तरह के जो उपक्रम है सरकारी विभागों जो है वो चलाए जाते हैं। इस तरह से मधुर औद्योगिक संबंध, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है ना, जो मैनेजमेंट है या जो ओनरशिप है या जो वर्कर्स होते हैं उनमें आपसी संबंध, मधुर संबंध रहते हैं, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की अपेक्षा चाहे कर्मचारी हैं चाहे उपभोक्ता है, ठीक है ना, वो पूरे समाज के हित के लिए काम करते हैं, इसलिए उनके बीच में अच्छे औद्योगिक संबंध रहते हैं, ठीक है, और सभी वर्गों के लिए उपयोगी होता है। मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर, कुछ क्षेत्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के जो विभाग हैं, जैसे डाक एंड तार विभाग है, पोस्टल एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट है, या आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, तो इस प्रकार के व्यवहार जो सरकार के ही नियंत्रण में चलते हैं, इसलिए सरकार का पूरी तरह से उसके ऊपर एक तरह से एकाधिकार रहता है, इसलिए मोनोपोली रहती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया। अब पब्लिक सेक्टर में के जो राजकीय उपक्रम है उनके प्रारूपों के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। उसमें आपके विभागीय उपक्रम हो सकते हैं, ठीक है, या जो सरकारी सार्वजनिक निगम हो सकते हैं, ठीक है, इसी तरह से आपके सरकारी कंपनियां हो सकती हैं। तो इतने रूपों से, अलग अलग रूपों से इसको करवाया जाता है। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा उनके क्या गुण दोष है, उनकी विशेषताएं हैं इन विभागीय उपक्रमों की या सरकारी उपक्रमों की या सरकारी सार्वजनिक निगमों की, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और साथ में भी बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो अभी मैंने आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया कि व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर।